नमस्कार, संस्कृत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के टारगेट प्रीलिम्स प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग दो क्वेश्चंस के माध्यम से दो टॉपिक्स को समझेंगे। पहला है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या स्वायत्त जिला परिषद के बारे में और दूसरा टॉपिक है ई सिम के बारे में। पहले प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, लिखा हुआ है स्वायत्त जिला परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला प्रश्न है वह स्वायत्त जिला परिषद या फिर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बारे में है और यहाँ पर तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन तीनों ही स्टेटमेंट को हम लोग बाद में चेक करेंगे। पहले सामान्य सी बातें स्वायत्त जिला परिषद के बारे में समझ लेते हैं। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं या जिन क्षेत्रों में जनजाति निवास करती हैं उनके प्रशासन के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। तो उस अनुसूची के प्रावधानों के तहत ही असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 राज्यों में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है और ये जिला परिषदें कार्यकारी, विधायी और न्यायिक शक्तियों से युक्त हैं। अर्थात इन परिषदों को स्वायत्त रूप से प्रशासन संभालने के लिए कार्यकारी शक्तियां भी दी गई हैं, वित्तीय शक्तियां भी दी गई हैं, विधायी शक्तियां भी दी गई हैं और न्यायिक शक्तियां भी दी गई हैं। अगर इन परिषदों के सदस्यों की बात करें तो इन परिषदों में से प्रत्येक में अधिकतम सदस्य 30 हो सकते हैं और इन 30 में से 4 सदस्य या अधिकतम 4 सदस्य राज्यपाल के द्वारा नाम निर्देशित किए जा सकते हैं। शेष सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाते हैं। इतना सब कुछ समझने के बाद अब हम लोग यहाँ पर इन स्टेटमेंट्स को चेक करते हैं। पहला लिखा हुआ है स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना 6ठी सूची के अंतर्गत की जाती है। ये बात सही है। हम लोगों ने अभी ही चर्चा की थी कि भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम इन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संदर्भ में विशेष प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक मानचित्र के द्वारा कुछ और बातें भी समझाना चाहता हूँ। आप लोग देखेंगे ये भारत का मानचित्र है। भारत के मानचित्र के उत्तर पूर्वी भाग में देखेंगे ये हो गया असम, ये हो गया यहां पर ये वाला एरिया, ये मेघालय हो गया। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं आप लोग ये मिजोरम हो गया और ये वाला छोटा सा एरिया जो देख रहे हैं ये त्रिपुरा हो गया। तो संविधान की 6ठी अनुसूची में इन 4 राज्यों के ही अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के लिए प्रावधान किए गए हैं और उन प्रावधानों के तहत ही इन 4 क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है। इनमें से असम में 3 स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है, मिजोरम में 3 स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है, मेघालय में 3 स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है और त्रिपुरा में 1 स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है। अब ये परिषदें कौन कौन सी हैं उनको भी देख लीजिएगा। संविधान की 6ठी अनुसूची में 4 राज्यों में 10 स्वायत्त जिला परिषदें शामिल हैं या इन 4 राज्यों में 10 स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना की गई है। असम में कौन कौन सी हैं? बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, कार्बी एंग्लोंग स्वायत्त परिषद और दीमा हसाओ स्वायत्त जिला परिषद। मेघालय में गारो हिल्स स्वायत्त जिला परिषद, जयंतिया हिल्स स्वायत्त जिला परिषद और खासी हिल्स स्वायत्त जिला परिषद। त्रिपुरा में त्रिपुरा जनजातीय क्षेत्र स्वायत्त जिला परिषद और मिजोरम में चकमा स्वायत्त जिला परिषद, लाई स्वायत्त जिला परिषद और मारा स्वायत्त जिला परिषद। ये इन 4 राज्यों में 10 स्वायत्त जिला परिषदें हैं। इनको मानचित्र पर देख लीजिए। असम के क्षेत्र में एक तो हो गई बोडोलैंड, एक, दूसरी हो गई कार्बी एंग्लोंग, 2 और तीसरा ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं ये पहले इसे कहा जाता था नॉर्थ कछार हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। 2022 में इसी का नाम बदलकर कर दिया गया दीमा हसाओ स्वायत्त जिला परिषद। 2022 में ये नाम बदल दिया गया था। तो ये असम की हो गई 3, इन्हीं के 3 के बारे में अभी हमने पढ़ा था। बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद, कार्बी एंग्लोंग स्वायत्त परिषद और दीमा हसाओ स्वायत्त जिला परिषद। मेघालय की देख लीजिए, एक हो गए गारो हिल्स
ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, दूसरा हो गया खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तीसरा है जयंतिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब मिजोरम की जो 3 स्वायत्त जिला परिषदें हैं उनको देख लीजिएगा। एक है चकमा स्वायत्त जिला परिषद, दूसरी है लाई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और तीसरी है ये मारा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो ये मिजोरम की 3 स्वायत्त जिला परिषदें हैं। ये वाली जो ग्रीन कलर से जो एरिया दिखाया गया है, इस क्षेत्र में त्रिपुरा में स्वायत्त जिला परिषद है। तो 3 हो गई असम के क्षेत्र में, 3 मिजोरम के क्षेत्र में, 3 मेघालय के क्षेत्र में और त्रिपुरा के क्षेत्र में 1 स्वायत्त जिला परिषद है। और इन परिषदों की स्थापना संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत और भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 के क्लॉज 2 के अंतर्गत की गई है। तो यहां पर जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है, स्वायत्त जिला परिषदों की स्थापना 6ठी अनुसूची के अंतर्गत की जाती है, ये बात सही है। जो पहला स्टेटमेंट दिया गया है ये स्टेटमेंट सही है। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत और आर्टिकल हो जाएगा 244(2), ये आर्टिकल है। अगला है प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जिनमें से 10 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं और शेष 20 वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें लिखा है कि प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं। तो ये बात तो सही है कि प्रत्येक जिला परिषद में अधिकतम सदस्यों की संख्या 30 हो सकती है, लेकिन उनमें से अधिकतम 4 सदस्य ऐसे हो सकते हैं जिन्हें राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित किया जा सकता है। शेष सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होते हैं, जबकि यहां पर लिखा हुआ है जिनमें से 10 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। 10 नहीं नामित किए जाते, बल्कि उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा अधिकतम 4 सदस्य ही नाम निर्देशित किए जा सकते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है जिनमें से 10 राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। अगला है स्वायत्त जिला परिषदों का न्यायिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं होता है। ये स्टेटमेंट भी गलत है। यद्यपि स्वायत्त जिला परिषदों को विधायी, कार्यकारी, न्यायिक शक्तियां भी दी जाती हैं, वित्तीय शक्तियां भी दी जाती हैं, लेकिन जो स्वायत्त जिला परिषदों को न्यायिक शक्तियां दी जाती हैं वे उस राज्य के हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होती हैं। उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन होने का मतलब ये हो गया कि इन क्षेत्रों में जो स्वायत्त जिला परिषदें हैं वे अपने न्यायिक कार्यों के लिए उस राज्य के हाई कोर्ट के अधीन ही काम करती हैं, या इन जिला परिषदों के द्वारा दिए गए जो न्यायिक निर्णय होते हैं उनके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। तो यहां पर जो लिखा हुआ है कि स्वायत्त जिला परिषदों का न्यायिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन नहीं होता है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अब इसमें पूछा है उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है। सही नहीं है पूछा है, तो कौन से सही नहीं है? दूसरा स्टेटमेंट सही नहीं है और तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी विकल्प, जिसके अनुसार दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट सही नहीं है और केवल पहला स्टेटमेंट सही है। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है ई सिम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये प्रश्न साइंस टेक का क्वेश्चन है और ई सिम के बारे में प्रश्न पूछा गया है और ई सिम के बारे में 3 स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं। जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको हम बाद में चेक करेंगे, पहले ई सिम के बारे में कुछ बातों को समझ लेते हैं। ई सिम का मतलब होता है एम्बेडेड सिम। सिम और सिम की फुल फॉर्म होती है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। जनरली क्या होता है कि फ़ोन में एक फिजिकल सिम कार्ड डालना पड़ता है। आप लोग सब लोग सिम कार्ड से अवेयर हैं, सबको पता है कि सिम कार्ड क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए आप जिस मोबाइल ऑपरेटर को चूज करना चाहते हैं उसका सिम कार्ड अपने फ़ोन में डालते हैं और वह सिम कार्ड फिजिकल होता है। लेकिन अब प्रौद्योगिकी और अधिक विकसित हो गई है, अब आप लोगों को फिजिकल सिम कार्ड की जरूरत नहीं रह गई है, बशर्ते आपका फ़ोन और आपका जो मोबाइल ऑपरेटर है वह दोनों ही ई सिम की सुविधा उपलब्ध कराने वाले हों। फ़ोन भी ई सिम से कॉम्पैटिबल होना चाहिए और मोबाइल ऑपरेटर के द्वारा भी ई सिम की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि फ़ोन में फिजिकल सिम को डाले बिना
ई सिम को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और ई सिम को कॉन्फ़िगर करने के कई फ़ायदे होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अंतर्राष्ट्रीय यात्राएँ ज़्यादा करनी पड़ती हैं एक देश से दूसरे देश में। तो जब वह व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में जाएगा तो उसको बार-बार फ़िज़िकल सिम नहीं बदलने पड़ेंगे, बल्कि अपने फ़ोन में पहले से ही जो उसने ई सिम कॉन्फ़िगर कर रखा है, वह दूसरे देश के मोबाइल ऑपरेटर के लिए उसे दोबारा से कॉन्फ़िगर कर सकता है। तो बार-बार उसे फ़िज़िकल सिम नहीं बदलना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि सुरक्षा होती है ई सिम से। अगर किसी का फ़ोन मान लीजिए गिर जाए, कहीं खो जाए या चोरी हो जाए, तो कोई भी व्यक्ति उस फ़िज़िकल सिम को निकाल कर और उसका दुरुपयोग कर सकता है। लेकिन ई सिम के मामले में ऐसा नहीं होता है। इसके साथ-साथ ई सिम को एक्टिवेट करना, ई सिम को कॉन्फ़िगर करना काफ़ी आसान होता है। एक सिंपल से एसएमएस भेजकर या क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ई सिम को एक्टिवेट किया जा सकता है। इसके अलावा भी कई अन्य सुविधाएं होती हैं। तो जो ई सिम होता है उसमें फिजिकल सिम की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि जो सिम होता है उसे लॉजिकली या वर्चुअली उसको फ़ोन में कॉन्फ़िगर कर लिया जाता है। उसे ही कहा जाता है ई सिम या एम्बेडेड सिम। अब ई सिम के बारे में कुछ बातें यहाँ पर दी गई हैं, उनको चेक कर लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, ई सिम किसी स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच के मदरबोर्ड का स्थायी रूप से अंतर्निहित भाग, परमानेंटली एम्बेडेड पार्ट होता है। ये बात सही है। कुछ ऐसी स्मार्ट वॉचेस आती हैं कि जिनमें ई सिम को कॉन्फ़िगर किया जा सकता है और उन ई सिम से वॉइस कॉल्स भी की जा सकती है, मैसेज वगैरह भी किए जा सकते हैं और सेलुलर डेटा को भी एक्सेस किया जा सकता है। तो स्मार्ट वॉच में भी हो सकते हैं और स्मार्टफोन में भी ई सिम का प्रयोग किया जा सकता है। अगला है, ये पूर्णतः पारंपरिक सिम कार्ड की तरह ही कार्य करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। ई सिम में और फिजिकल सिम में फंक्शन की दृष्टि से कोई अंतर नहीं होता। जैसे फिजिकल सिम डालकर आप अपने फ़ोन से कॉल कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, तो वही सारे काम ई सिम के माध्यम से भी किए जा सकते हैं। तीसरा है, इसमें उपभोक्ता को अपने नेटवर्क ऑपरेटर को स्विच करने या परिवर्तित करने या पोर्ट आउट करने के लिए, जैसे मान लीजिए आप एयरटेल का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं और आपको अब जियो का नेटवर्क चाहिए, तो आप पोर्ट आउट करते हैं और जियो के स्टोर पर जाकर जब आप पोर्ट आउट की रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद जियो आपको एक फिजिकल सिम दे देता है। तो जब आप उस सिम को डालेंगे और वो एक्टिवेट हो जाएगा, तब आप जियो का नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। पोर्ट करने के लिए बारे में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। इसमें उपभोक्ता को अपने नेटवर्क ऑपरेटर को स्विच करने के लिए भौतिक सिम कार्ड को बदलने की आवश्यकता होती है। नहीं, कोई आवश्यकता नहीं होती है फिजिकल सिम कार्ड को बदलने की। ये जो लिखा हुआ है कि फिजिकल सिम कार्ड या भौतिक सिम कार्ड को बदलने की आवश्यकता होती है, ये फिजिकल सिम के मामले में होती है। जैसे मान लीजिए आपके फ़ोन में फिजिकल सिम एयरटेल का पड़ा हुआ है और आपको जियो में पोर्ट करना है, तब एयरटेल से आप पोर्ट आउट की रिक्वेस्ट करेंगे और जियो के स्टोर से जाकर आप एक नया फिजिकल सिम लेंगे और उसको अपने फ़ोन में डालेंगे। जब वह एक्टिवेट हो जाएगा तब आप जियो का नेटवर्क एक्सेस कर पाएंगे। ई सिम के मामले में ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग पहले से ही ई सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो केवल एक सिंपल सा एसएमएस भेज के या क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने मोबाइल ऑपरेटर को स्विच कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए ई सिम में फिजिकल सिम को बदलने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप पोर्ट आउट पोर्ट इन करते हैं तो फिजिकल सिम को बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। जो पहले से ही कॉन्फ़िगर किया गया है ई सिम, उसको किसी नए ऑपरेटर के तहत या नए ऑपरेटर के लिए उसको कॉन्फ़िगर कर लिया जाता है और कॉन्फ़िगर करना बहुत आसान होता है। या तो एक सिंपल सा एसएमएस भेज के या फिर क्यूआर कोड को स्कैन करके भी कॉन्फ़िगर किया जा सकता है। तो फिजिकल सिम को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है। अब इसमें पूछा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। इस प्रश्न में सही पूछा गया है, तो सही कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक और केवल दो स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए यहां पर उत्तर हो जाएगा ए विकल्प। और थैंक यू। तो आज के एपिसोड में ये दो प्रश्न थे जिनके माध्यम से हम लोगों ने दो टॉपिक्स को समझा। और आज के एपिसोड में इतना ही। अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।